देखी अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में पुलिस ने दहशतगर्दों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बिमना में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हाफिज चक पर हमले के मामले में ये कार्रवाई की है। इम्तियाज अहमद खांडे, दानिश अहमद मल्ला और मेहरान खान को गिरफ्तार किया गया है। वो पाकिस्तानी दहशतगर्द हमजा बुरहान के साथ राब्ते में थे और इसके लिए काम करते थे। पुलिस का कहना है कि इन सब को पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का काम दिया गया था। इनके कब्जे से तुर्की में बने 2 पिस्तौल और 65 राउंड, 4 मैगजीन और दिगर मवाद बरामद किए गए हैं। ये पूछे जाने पर कि आया 29 अक्टूबर को ईदगाह श्रीनगर में क्रिकेट खेलते वक्त पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के कत्ल के साथ इस मॉड्यूल का कोई ताल्लुक था, तो डीजीपी ने कहा कि इस केस की तहकीकात कौमी तहकीकाती एजेंसी कर रही है। उन्होंने बिमना हमला केस की पेशेवराना तफ्तीश करने और मुलजिमान का सुराग लगाने पर पुलिस की सताइश की। Success that J&K police has achieved in tracing the killers of one of our policemen who was very recently attacked when he was after duty, when he returned home and was about to retire for the day. He was attacked. Constable Muhammad Hafiz Chak, who was posted in police post Ban Mohalla of Fateh Kadal police station. By God's grace, the constable has survived, though he has suffered 3 bullets, 2 of them pierced and went through and through. One was stuck in near to his spine and it has been removed. Luckily he is, as I speak, he is stable and doing well. We hope and pray by God's grace he would be out of danger and would back to us hale and hearty. The plan of killing policemen off duty was hatched by a designated terrorist now in Pakistan by the name of Arjuman Guljar of Kharwatpura in Pulwama district, known by the code name of Hamza Burhan. Is that correct? So he is the start point as far as we are concerned. He hatches a conspiracy and he has caches of pistols here and there hidden. He arranges 3 persons to kill. A combination of our efforts has been able to not only bring the guilty to sort of fore, but at the same time prevent several other killings of policemen and other persons which perhaps the city would have seen a lot of unfortunate incidents. So that actually was the briefing which I thought I'll share with the press. एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई मसाइल पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले का भी जिक्र किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। इन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का भी जिक्र किया। अपोजिशन इत्तेहाद राम मंदिर और फलाही स्कीमों के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई हतमी नहीं और ना ही ये फैसला कश्मीरियों की जद्दोजहद में रुकावट बनेगा। उन्होंने कहा कि अपने खोए हुए वकार को वापस हासिल करने के लिए उनकी जंग जारी रहेगी और इसे सूद समेत वापस लेंगे। मुफ्ती का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमान से उतरा हुआ कोई फैसला नहीं है और लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 370 आज तक हम कह रहे थे कि ऐसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटाने पर आपको उम्मीद थी, अब वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट क्या है? हमको हिम्मत नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है।
क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारे, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा, हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्लाह खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं। हमने तो जदोजहद जारी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकनी पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने वजीर आजम के बयान पर कहा कि ऐसा बयान देना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है और इसे तब्दील भी कर सकती है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन उसके बाद कल प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, जिसके बाद ये मसला फिर से चर्चा में है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी जी। कल वजीर आजम ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कायनात की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। देखिए, हमारा मुल्क एक आईनी जमहूरियत है और यहाँ वजीर आजम हो या मैं हूँ या कोई और नागरिक हो, हर एक मातहत है आइन की और आइन से बड़ा कोई नहीं है। अब देखिए, हम कैसे कह सकते हैं कोई ताकत वापस नहीं ला सकती। क्या मालूम सुप्रीम कोर्ट कल जो जस्टिस नरीमान है और फिर जस्टिस मदन लकूर है और फिर इतने लेख आ गए, इतने एडिटोरियल्स आ गए, इतने राइटअप्स आ गए, इतने जो बड़े लॉयर्स हैं जिन्होंने तबसरा किया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की कि कहीं एक ये दरखास्त हुई कि आप इसको रिव्यू कीजिए, कहीं ये किसी के बारे में जो डिसएग्रीमेंट्स वॉइस किए गए। तो क्या मालूम है कल सुप्रीम कोर्ट खुद ही आज खुद वो सुप्रीम कोर्ट की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, आज खुद सारे अपने फैसले को रिव्यू करे, नजरसानी करे। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि कोई कायनात में कोई ताकत नहीं, तो वो सही नहीं है। एक हम यहाँ पर कोई ऐसा कोई मोनार्की नहीं है, ये एक आईनी जमहूरियत है, आइन के मातहत सब है। मैं भी, हर एक नागरिक भी, आप भी और प्रधानमंत्री भी ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि दावा सही है। दूसरी बात है क्या मालूम कोई पिटीशन जाके जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि मोदी जी का बयान मुतकब्बराना है और ये वैसा ही रवैया जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग दबे हुए महसूस करते हैं और वजीर आजम के दावे बेबुनियाद है। ब्रह्मांड की शक्ति जो है वो सिर्फ मोदी जी के पास है, वो तो दुनिया की शक्ति है ना। अगर उनको भरोसा है, ये जो घमंड में बात होती है ना, इस घमंड में वो डूब जाएंगे। उन्होंने जो इस शक्ति का इस्तेमाल किया है, उसी शक्ति का हम इस्तेमाल करके वही चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत है, क्योंकि इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों की विशेष के अगेंस्ट किया गया, लोगों की एस्पिरेशंस के अगेंस्ट किया गया। उनको जो वहम है कि हमारे पास ही शक्ति है, इसके ऊपर भी एक शक्ति है। लेकिन उनका ये कहना है कि खुशहाली आई है जम्मू कश्मीर में, 370 के जाने के बाद विकास हुआ है, लोग खुश हैं। उनको आप लोगों से पूछिए कि लोग खुश हैं। वो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि लोग तंग हैं, मजबूर हैं। डंडे के जोर पे लोगों, डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं लोगों को चलाया जा रहा है, डंडे के जोर से चलाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी ये मानती है कि 370 वापस आ सकता है। लोग जो हैं, सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं। लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें लोगों की ताकत पे भरोसा है। पीपल आर द बेस्ट जज। आप लड़ाई जो है आपकी, जो फाइट है आपकी 30 से 70 वापस लाने के लिए, वो अभी चलती रहेगी? ये हमेशा चलती रहेगी जब तक वो चीज उन लोगों को नहीं मिले। अब वो चीज सुन लीजिए, वो क्या है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब तक वो रोजगार के जो जराए हैं, जब तक वो उनके जो सेफ नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं या नौजवान जो हैं वो खुश नहीं होंगे। और जम्मू कश्मीर की जो जमीन इस वक्त है बहुत कम है। उस जमीन के ऊपर जो हल्ला बोला जा रहा है, उस जमीन को बचाने के लिए नौजवान खुद। वहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वजीर आजम के इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि 370 जम्मू कश्मीर में समाज के तमाम तबकात की तरक्की और खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट थी। इन्होंने जमीन और नौकरियों के तहफ्फुज़ का भी मुतालबा किया।
मुझे लगता है कि ये कोई भी ज्योतिष की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि हमारे यहाँ चुनाव कब आएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सितंबर 24 तक चुनाव होना चाहिए, तो उसमें क्या गलत अलग बोला है? हम सब तैयार हैं, उसकी तैयारी चल रही है। उनका यह पहले से एजेंडा था कि आर्टिकल 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और उसी के ऊपर जम्मू कश्मीर नहीं लेकिन पूरे देश में उन्होंने इसी के ऊपर अपनी पार्टी को चलाया है, तो हम उनको दोष नहीं देंगे। लेकिन 370 हटाने के बाद क्या सही में ये सब अच्छा हुआ है क्या, ये हमें देखने की जरूरत। लोग उसकी परीक्षा करेंगे, हम उसके ऊपर कौन बोलने वाले होते हैं। अहंकार जब चढ़ जाता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इतिहास गवाह हैं कि इतिहास में रावण को भी बख्शा नहीं है। तो अहंकार नहीं किसी काम का। इतनी ताकत क्या है आपके हाथ में? लोग ताकत है, लोगों के हाथ में ताकत है। गवर्नमेंट को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मजबूर करेंगे। क्योंकि जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें अगर आपने देखा होगा तो राहुल जी यही मुद्दा लेके तो लोगों के सामने गए थे। उन्होंने यही बोला था कि यहाँ के लोग क्यों नाराज है, क्योंकि उनकी जॉब्स नहीं है, मजदूरी, बेरोजगारी अंतिम चरम पे है, यहाँ पे पर चरम सीमा पे है। तो क्या करेंगे लोग, बच्चे करेंगे क्या हमारे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमारी जवाबदेही हमें लेनी चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे लोग जिनके बच्चे पढ़े हैं, उनके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। अभी कैसे है, सभी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, ED हो, ये तो उनके पेरोल पे है, उनके तोते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वैसे वो तोता बोलेगा। हमारा एजेंडा ये रहे कि इस देश में जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटहुड वापस आए जल्दी से जल्दी। पहले तो स्टेटहुड आना चाहिए, उसके बाद में आपने चुनाव लेने चाहिए, क्योंकि वो वादा हमें अमित शाह जी ने किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो स्टेटहुड दे जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे हिमाचल हो, जैसे बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, उनको जिस तरह से जमीन का अपना मालिकाना हक है, वहां पे बाहर के लोग कोई ले नहीं सकता, क्यों जम्मू कश्मीर में आपने अलाउ किया है? क्योंकि हमारे फिर एक तो जमीन कम है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा है कि वजीर आजम ने बजा तौर पर निशानदेही की है कि कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। उन्होंने कहा कि ये सच है कि आर्टिकल 370 अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, जो एक आउटलेट को दिया है, न्यूज़पेपर को, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति अब धारा 370 को वापस नहीं ला सकती है। धारा 370 एक हिस्ट्री है और एक बड़ा हर्डल हमने उसको हटा दिया है, जो कि डेवलपमेंट, यहाँ के ऑल सेक्शन सोसाइटी के लिए जो प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट के लिए एक रोड़ा था, उसको हमने खत्म कर दिया। अब इसको वापस लाने का सवाल ही नहीं, न कोई ला सकता है। इस पर मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर सुनील शर्मा। शर्मा जी, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह लेते हैं? क्या वाकई में अब ये हिस्ट्री है? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 अब एक इतिहास बन गया है और धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसको वापस ला सकता। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपील किया था सर्वोच्च न्यायालय में। अब भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था ने भी इस एब्रोगेशन को उचित ठहराया। तो मुझे बताइए, अब ऐसी कौन सी शक्ति है इस धरती पे जो इस 370 को वापस लाएगी? मुझे लगता है कि ये जो काला कानून 370 का यहाँ पे था, और इस काला कानून के आड़ में अलगाववाद, आतंकवाद पैदा किया था, और इस अलगाववाद और आतंकवाद को कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एक बौद्धिक संरक्षण दे रही थी। उनके लिए एक राजनीति का मुद्दा था। अब ये दफन हो गया है और ऐसी पार्टियों का भी मुझे लगता है कि अब आधार खत्म हो चुका है। अब कश्मीर की जनता ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि 370 एब्रोगेशन उनके हित में है। अन्यथा 370 का जिस दिन डिसीजन आया, एक एक्स्ट्रा पुलिस कर्मी कहीं कश्मीर की किसी गली में नहीं दिखा, कोई भी इस प्रकार का बंद नहीं दिखा। ये साफ जाहिर करता है, इससे स्पष्ट होता है कि आम जनमानस ने 370 एब्रोगेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जनमानस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, न्यायालय ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पार्लियामेंट ने भी मान लिया। अब मुझे बताइए, इसके अतिरिक्त कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको वापस ला सकती? कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन साथ, उस पर उन्होंने कहा कि हमें कई निर्देश मिले हैं और फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह पार करना है और किस तरह से विस्तार करना है संघ की विचारधारा को, उस पर भी मंथन हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं सामाजिक कारकुन और मुफक्किर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि 370 की मनसूखी के बाद इन्हें यकीन है कि हुकूमत
पीओजेके को वापस लेने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे कबल हुकूमतें इसे वापस लाने के लिए रोड मैप तैयार करने में नाकाम रही, मगर उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत इसे जरूर वापस लेगी। इन्होंने कहा कि 370 के हवाले से वजीर आजम का बयान खुद इस बात की निशानदेही करने के लिए काफी है कि मुल्क में बहुत सी कुव्वतें मौजूद हैं जो आज भी सोच रही हैं कि वो कौम को कैसे तोड़ सकती हैं। इन ताकतों को वजीर आजम की तरफ से जवाब मिला है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी ख्वाहिश, एक होती है आपकी विल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेने से पहले जो होमवर्क करना चाहिए था वो सक्सेसिव सरकारों ने नहीं किया। इस सरकार ने संवैधानिक तौर पे जो काम करने थे उसमें आर्टिकल 35A और 370 सबसे पहले था। जब आप पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात करते हैं तो पहला सवाल दुनिया में ये उठता है कि जो आपके पास है वो तो आपके पास नहीं है। तो पहले 370 हटा करके आपने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। आर्टिकल 35A जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था उसको हटाया और पूरे देश को समझाने की कोशिश की कि कैसे सक्सेसफुल सरकारों ने इसके ऊपर राजनीति की। लेकिन मैं इसके लिए वर्तमान सरकार से पहले नरसिम्हा राव सरकार की उस रेजोल्यूशन को सैल्यूट करता हूं कि नरसिम्हा राव ने लोकसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन रखा और कहा 24 फरवरी 1994 को कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक विवाद का विषय है और विवाद सिर्फ इतना है कि जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लेना है। ये भारत की संसद में नरसिम्हा राव द्वारा रखे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्लियामेंट के अंदर जब कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो वो किसी पार्टी का, सरकार का नहीं होता, फिर वो संसद का होता है। इस सरकार ने उस प्रस्ताव के आगे जो काम करना है उसकी तैयारी कर रही है। अब ये एक ऐसा मामला है कि सार्वजनिक मंचों से ये नहीं कहा जा सकता कल लेंगे हम, क्योंकि इसमें रणनीतिक मामला है, इसमें सामरिक तैयारी करनी होगी, इसमें सैनिक तैयारी करनी होगी, उसके कई सारे दूसरी चीज़ें होंगे, अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखना होगा। तो मुझे इस बात का यकीन है इस सरकार में कि ये सरकार देश के साथ साथ राष्ट्र चला रही है और राष्ट्र के साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह जोड़ रही है। और उसका नमूना यह है कि 3 साल पहले तिरुपति का मंदिरों के शहर जम्मू में उनका स्थापना हुई। तो मुझे कोई शक नहीं है कि 2024 के परिणाम इस बात को तय करेंगे कि ये देश पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सच में लेना चाहता है या नहीं, क्योंकि इस पड़ाव पे सरकार का बदलाव जो है इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल देगी। लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाली शीतल देवी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। शीतल ने हाल ही में मुनक्कदा पैरा खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। शीतल इससे कबल बैरून मुल्क गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी आशीर्वाद हासिल कर चुकी हैं। अब जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है कि शीतल को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। न्यूज 18 जेके लिच से खुसूसी बातचीत में शीतल ने कहा कि वो घर जाने की बहुत ख्वाहिशमंद हैं, मगर अपने घर वालों को भी बहुत याद कर रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज कर रही हूं और हिंदुस्तान को एक अलग शनाख्त दिलाना चाहती हूं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा कि आज मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ खेलने वहाँ मेडल ले पा रही हूँ। ये मेरे कोचेस का हाथ है, मेरे कोच कुलदीप वेदवाने और मैम अभिलाषा चौधरी जिन्होंने मुझे कोचिंग दी है और आर्ट सिखाई है, इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। यहाँ पे परसों खेलो इंडिया हुआ था, वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया और मेरे जैसे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी जीतकर और मैं यही सोचती हूँ कि मैं यहाँ तक अच्छा करके आई हूँ और आगे भी अच्छा करूँगी। सर, जैसे कि शीतल ने भी बताया, अभी जो फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम जो दिल्ली में हुआ वहाँ पे हम JNK से 2 आर्चर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज जब हम लोग ने शीतल ने गोल्ड जीता है, मैं सिल्वर से संतुष्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं आज जब हम मेडल टैली देख रहे थे तो उसमें JNK के सिर्फ 2 ही मेडल हैं और शायद 5 या 6 प्लेयर जो है वो JNK से खेलने गए थे, तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी
पिंच होता है कि काफी सारे हमारे दूर दराज के भाई जो दिव्यांगजन है वो खेलों में भाग नहीं ले रहे। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि वो भी अपनी दिव्यांगता को अपनी शक्ति बनाएं और आगे बढ़ें, देश का नाम और अपने स्टेट का नाम रोशन करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज में तारिक अहमद गनाई की कामयाबी का तस्करा करते हुए इसे दिगर नौजवानों के लिए मशले राह करार दिया। गाढ़ामा कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तारिक अहमद गनाई ने इस्तेमाल शुदा और जाया अशिया को रिसाइकिल करते हुए न सिर्फ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया बल्कि रोजगार के वसाइल भी पैदा किए। इन्होंने अपनी फैक्ट्री में दर्जनों नौजवानों को रोजगार फराहम करने का काम किया है। जी, सबसे शुक्रगुजार मैं न्यूज़ 18 का हूं जो सबसे पहले मेरे पास ये पहुंच गए थे, मेरे बारे में इसको बताया इस चीज़ को। और जब मैंने आज पहली सुबह इस आवाम की आवाज़ में बात सुनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब मेरा नाम लिया, मुझे खुशी से पता नहीं मेरी खुशी कितनी आ गई, मेरी हौसलाजी इतनी बढ़ गई। मैं सोचता हूं जहां मैं 70 आदमियों को काम कर रहा था मेरे पास, अब इंशाल्लाह हम आज से 150 आदमी काम करेंगे इसके अंदर। मेरी वो गुजारिश यही है, अगर मुझे सरकार साथ रहेगा इसी तरीके से शाना बना शाना खड़ा करके रहेंगे, अपना डीसी साहब कुलगाम का और मनोज सिन्हा साहब जो भी मुझे इस काम के बारे में भरपूर हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह इस काम में और भी बढ़ सकेगा काम। और जितने भी यहाँ पे और भी बेरोजगार नौजवान हैं जिन्हें MA कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, BEd कर रखा है, इस काम के अंदर मैं सोचता हूँ ऐसा प्रोजेक्ट लगाऊंगा जो कुछ आइटमें हम इस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में खुद बना सकते हैं, जो इस कश्मीर के भी अंदर काम आएगा, जो और स्टेटों में भी वो चीज बिक सकेगा। और भी मेरी गुजारिश यही है, मुझे भरपूर हेल्प हो जाएगा। बाकी यही अच्छा, तारिक साहब, ये जो पीछे हम देख रहे हैं, कैमरामैन भी दिखा सकते हैं, ये जो पूरा जो आपने ये कबाड़ जमा करके रखा है, आप इसको रिसाइकिल कर रहे हैं। और हमने जो है हाल ही में आपके ऊपर भी स्टोरी की थी कि किस तरह से आप इसकी रिसाइकिलिंग करते हैं और कैसे माहौलियात का तवाजुन भी बरकरार रख रहे हैं और रोजगार के मौके भी फराहम कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? जी सर, मैं सरकार का यही चाहता हूँ, जितने भी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ये कूड़ा कचरा पड़ा है, इसका मैं खुद यहाँ पे रिसाइकिल करता हूँ, अलग अलग चीजें बनाता हूँ। ये जहन में मुझे यही था कि मैं अपनी पूरी जम्मू कश्मीर को साफ सफाई रखना चाहता हूँ और साफ सफाई। मनोज सिन्हा ने आज अपने रेडियो राब्ता प्रोग्राम आवाम की आवाज में इनका बाज़ाब्ता तौर जिक्र किया और इनकी सक्सेस स्टोरी जो है आवाम के सामने लाई, उन नौजवानों के सामने लाई जो बेरोजगार तो हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास अभी कामकाज नहीं है। लेकिन ये एक मशले राह साबित हो सकते हैं तारिक अहमद गनाई उन नौजवानों के लिए जिनके पास अभी काम नहीं है लेकिन जो काम करना चाहते हैं और इन्हीं की तरह जो है कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाढ़ामा कुलगाम। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़